जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं जावेदुर रहमान साहब और हमारे खास मेहमान हैं अम्मार मसूद के आप तज्जिए देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं इनके यूट्यूब चैनल पर भी और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी। हमने सोचा कि आज हम इनको जहमत दें और नया दौर के और एएसएम टुडे के जो देखने वाले हैं उनसे भी इनकी मुलाकात कराएं, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी तेजी से हो रही हैं। तो अमार, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैं शुरू करता हूं, ये जो अब इस वक्त इलेक्शन का माहौल बन रहा है, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तो बड़ी आसानी से फैसला हो गया हुकूमत और अपोजिशन का इंटरिम चीफ मिनिस्टर के ऊपर, लेकिन मोहसिन नकवी का जो फैसला हुआ है पंजाब में उस पर पीटीआई को बड़ा सख्त एतराज है। तो क्या लगता है आपको को क्यों इतना शोर मचा रहे हैं इस नाम पर? क्योंकि इससे पहले हमजा शहबाज के चीफ मिनिस्टर होते हुए पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा और वो उसके बावजूद ज़िमनी इंतखाब जीत गए थे। अच्छा, पहले तो आपने अपने इब्तदाइये में ये कहा कि पाकिस्तान में सियासत में बहुत तेजी से तब्दीलियां हो हम्म। रही हैं। तो कौन सा ऐसा वक्त, लम्हा, दिन, साल या दहाई ऐसी थी जिसमें पाकिस्तान की सियासत में तेजी से तब्दीलियां नहीं हो रही थी? ये बात यहाँ दुरुस्त है। पे सियासी हवाले से अजीब नफसा नफसी का आलम रहता है और हम तारीख के एक हैरान कुन मोड़ पे खड़े ही रहते हैं। हम्म। तो उससे नहीं निकल रहे कुछ हद दरमियान में तक कुछ ना। ऐसे पैचेज आए थे जिसमें 10-10 साल कुछ ऐसे गुजरे थे। जी बिल्कुल, वो 10-10 साल नहीं, 11-11 साल भी गुजरे हैं। क्या रहा और उसके अंदर सियासी गहमा गहमी नहीं है, उसमें मैं अक्सर बैठा होता हूँ। देखिए, उस उन अदवार में ये बड़ी दिलचस्प बात होती है कि आपने देखा जमहूरी अदवार में कुछ तजियाकार हमारे माशरे में ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ये बात खलती है कि फलां हॉस्पिटल में फलां मरीजा को दवाई नहीं मिली, एक बेड पे 3-3 बच्चे पड़े हुए हैं, या फलां गली जो है इतने बरस से नहीं बनी। ये सारी बड़ी तकलीफ दे बातें हैं हमारे माशरे की। लेकिन अलमिया ये है कि जब भी ये बातें किसी डिक्टेटर के दौर में कोई इनके बारे में बात करना चाहे तो फौरन खामोशी छा जाती है। ये एजाज जमहूरियत को ही हासिल है कि जिसमें आप जमहूरी लोगों को गाली देने की इस्तिताअत रखते हैं। खैर, अवैस सलीम के सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, इमरान खान और पीटीआई वो शुरू हो गया है काम मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, निगरान वजीर आला के हवाले से, और वो धरने का जो है वो प्लान बनना शुरू हो गया है। फर्ज कीजिए मोहसिन नकवी का नाम ना होता, फर्ज कीजिए ये किसी एक्स वाई भी इमरान खान ने अब बदनाम ही कर दिया, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई लगता है, तो किसी और का नाम होता तो तब भी यही होना था इलेक्शन कमीशन का। ये जमात एक ऐसी जमात बन गई है कि अगर कोई फैसला इनके हक में होगा तो वो जमहूरियत होगी। अगर कोई जो मुखालिफ पार्टी की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से कोई बात मनवाने की कोशिश की जाएगी तो वो फिर जो है वो बददियानती होगी, वो धांधली होगी। सिर्फ अपनी बात को मद्देनजर रखने का नाम जमहूरियत नहीं हो सकता। यानी ये यानी वैसे ही जैसे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हम जो आलमी उम्मा के लीडर बनने वाले थे वो खान साहब का क्रेडिट था और तमाम खामियां जो थी वो बाजवा साहब की बदौलत थी। अच्छा, बाजवा साहब का आपने जिक्र किया तो उस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो है जितनी भी खूबियां हैं वो इमरान खान साहब ने वो तमगे अपने सीने पे सजाए, और जितनी खामियां हैं वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने मुझे काम नहीं करने दिया। लेकिन अगली जो इलेक्शन कैंपेन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है पाकिस्तान पे। आप पाकिस्तान की सहाफत को आप और जावेद साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमेशा ये होता है कि एक जमात इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात होती है हर इलेक्शन, और एक जमात इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती है हर बड़े इलेक्शन में। हमने यही देखा है। इस दफा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब ने जो बाजवा साहब के साथ कर दी है वो तो आप सब लोगों को पता है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि अभी नवाज शरीफ साहब ने जो अभी पिछले दिनों लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या प्रेस टॉक की, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो पहले ही बता दिया था कि गुजरांवाला के जलसे में कि बाजवा साहब ही हैं जो ये फितने को लेके आए, इस तरह की बातें। यानी दोनों जमातों में जो आपस में इलेक्शन लड़ेंगी, बड़ा जिनका टाकरा होगा, उनमें एक कदरे मुश्तरक है,
और वो कदर मुश्तरक जनरल बाजवा साहब की शख्सियत है, और उसके खिलाफ जो बोहतान तराजी या जो इल्जाम तराशी या जो उनके करतूत निकाल कर सामने लाए जाएंगे, इधर से भी लाएंगे उधर से भी लाएंगे। लेकिन आप तो ये नहीं पाकिस्तान समझते कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब जरा लेट हो गई है ये करने में, क्योंकि ये जनरल बाजवा का बयानिया जो था वो तो लेके खान साहब बहुत दूर तक जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आने के बाद 8-9 महीने उस पर कॉम्प्रोमाइज किया, कोई बात नहीं की। तो अब जब वापस वो उसको ताजा करने की कोशिश करेंगे तो वो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो भागते चोर की लंगोटी खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, ना सिर्फ ये जो वो आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो पे खामोशी इख्तियार की, वो ये कहते रहे कि इमरान खान के दौर में बड़ी तबाही हुई, और हर आने वाली हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत के बारे में ऐसे ही ख्यालात का इजहार करती है। लेकिन अब जो इमरान खान के लाने वाले थे उसके हवाले से मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है। और बाज़ जगह हमारी मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म साहब से, तो वो जो है इस मौजू से कन्नी कतरा जाते थे, बिल्कुल घबरा जाते थे, और चेहरे का रंग बदल जाता था कि अगर इस तरह की बात की जाए। अच्छा, मुझे जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लग रही है वो मुस्लिम लीग अपने अंदर ही और इंटेंशनल एक डिवीजन क्रिएट करेगी, जिसमें एक तरफ वो है जो मौजूदा हुकूमत है जो बहरहाल रियासत को इज्जत देने और अपनी सियासत को कुर्बान करने के नाम पर दिल खोल कर जूते खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वोट की इज्जत वाले हैं, और उनकी आपने मीटिंग देख ली। मुझे नहीं पता, मैंने पता करने की कोशिश की कि मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, लेकिन मीटिंग के जो कंपोजिशन थी उसको आप देख लीजिए तो वो कौन से लोग थे उसमें। नवाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज थी, जावेद लतीफ थे, राना सनाउल्लाह थे, परवेज रशीद थे। ये इस तरह के लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ही ये है कि ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन करने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि नवाज शरीफ बहुत अरसे से खामोश हैं, एक तरह से सिंपैथी का वोट भी उनकी तरफ होता है, तो वो जब बोलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा। लेकिन इमरान खान ने बाजवा साहब के खिलाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन इज अ वेरी सेलेबल कैंपेन इन पाकिस्तान। तो उन्होंने जो पाकिस्तान के बाजवा साहब के हवाले से जो सिंपैथी गेन करनी थी वो गेन की है, अनलेस कि नवाज शरीफ साहब कोई उससे मुख्तलिफ बात करें कि जो इमरान खान साहब के गम है कि मुझे बाजवा साहब ने छोड़ दिया, और एक्सटेंशन से पहले बाजवा साहब कुछ थे, बाजवा साहब एक्सटेंशन के बाद कुछ थे, तो उस जो एक्सटेंशन से पहले थे बाजवा साहब, उस वाले दौर को अब हम ये नून लीग हिट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यू आर राइट कि दे आर वेरी लेट इन डूइंग सो। और ये कैंपेन जो है इसको हम जैसे सुन रहे हैं कि मियां साहब फिलहाल वापसी का इरादा नहीं रखते, मरियम नवाज साहिबा इसको लीड करेंगी। उनकी परफॉर्मेंस हम इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात में देख चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस दफा नताइज मुख्तलिफ होंगे, खास तौर पर ये जो इकोनॉमी की इस वक्त सूरत हाल है, और अगले 3 महीने के बाद अगर 2 सूबों में इलेक्शन होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो ये ट्रेंड रिवर्स कर सकेंगे। तो इस सूरत हाल में मरियम साहिबा क्या रिजल्ट्स डिलीवर कर सकेंगी? अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की कि ये जो मौजूदा माशी अबतरी है इसके दौरान क्या कोई कैंपेन कर सकते हैं, क्या लोगों के पास जाकर उन्हें अपना मुंह दिखा सकते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। वो अशियाए ज़रूरिया जो घर के इस्तेमाल की होती हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल, पेट्रोल, इन चीजों की प्राइस इमरान खान के दौर से कई 100 गुना बढ़ चुकी है। और मतलब वो आदमी जिसकी तनख्वाह 40-50 हजार रुपया थी और उसकी तनख्वाह में अगर आपने 10% इजाफा भी कर दिया तो उसके लिए जीना दुर्भर है, उसके लिए जीना मुमकिन ही नहीं है इस सूरत हाल में, अनलेस कि वो कोई और सोर्स ऑफ इनकम उसका हो। तो इस सूरत हाल में जो स्ट्रेटजी उन्होंने इख्तियार की है वो बेसिकली अपनी जमात में डिवीजन की इख्तियार की है।
आपने देखा होगा कि शाहिद खान अब्बासी क्या कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सारी डिवीजन इंटेंशनल है, और जो अब पॉलिटिकल कैंपेन होगी उसका उसमें किसी तरह भी इस हुकूमत का क्रेडिट नहीं लिया जाए। हालांकि बहुत मुश्किल होगा दोनों को जुदा करना। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब कैंपेन कर रहे होंगे, लेकिन एक डिवाइड खुद क्रिएट किया जा रहा है कि जिसमें मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का जिम्मा नहीं लिया जाए। आपने ये डिवाइड का तस्करा किया, और जावेद साहब मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसी से मुतल्लिका एक ज़मीनी सवाल अगर पूछ लूँ। आप ये भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि एस्टैब्लिशमेंट की एक पसंदीदा पार्टी हर इलेक्शन में होती है, तो हम तो ये भी सुन रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है या किंग्स पार्टी बनने वाली है। ये जो सेमिनार्स का सिलसिला शुरू किया है शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने, जो बज़ाहिर इतने खुश नहीं है अपनी क़यादत से, तो आपको लगता है कि वो पार्टी के अंदर रह के ही कुछ करेंगे, या वो एक तरफ हो जाएंगे और एस्टैब्लिशमेंट अपने मतलब के लोगों को हर पार्टी से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है? अच्छा, मेरी खैर मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये जो जिन लोगों ने ये फोरम किया उनके साथ बड़ी, उनमें से एक के साथ बड़ी तफसील के साथ बात हुई है। तो वहां पे तो बिल्कुल इस बात का शायबा भी नहीं है, और शायद खान अब्बासी साहब ने मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम में इस बात का इरादा भी किया कि वो मुस्लिम लीग नून उनके खून में शामिल है और वो किसी तरह भी पार्टी से अलहदा होने का सोच नहीं है। ये वही डिवीजन है जो मुझे लगता है कि इंटेंशनल है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू की कोयटा में, बड़ी कीमती गुफ्तगू की है, बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। उन्होंने कतन ये नहीं कहा कि हम पेट्रोल की प्राइस इतनी कर देंगे या डॉलर की प्राइस इतनी कम कर देंगे। वो सारे नारे उन्होंने बिल्कुल नहीं लगाए जो इसहाक डार साहब लगाते हैं या किस जमाने में मिफ्ता इस्माइल लगाया करते थे। उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बात की, और वो बेसिकली जो दुरुस्त बात है कि हम एक ग्रैंड डायलॉग की बात की है, रियासत की ज्यादतियों की बात की है, फौज की चीरादस्तियों की बात की है, वो सारे उन अवामिल पर बात की है कि जिनके ऊपर बात करना इस सोसाइटी में मना था, ममनू समझा जाता था। और लेकिन जब तक उन पे बात नहीं होगी ये रियासत ठीक नहीं होगी, जब तक हम उस पर डायलॉग नहीं करेंगे। और खासतौर पे इसका आगाज जब बलोचिस्तान से किया, उस सूबे की जो महरूमियां हैं, जहां मिसिंग पर्सन का मसला है, जहां और चेक पोस्टों के मसाइल हैं, जहां सरदारी निजाम अब लोगों को ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर या बवाल बनाकर रखा हुआ है जिसने, तो वो सारी बातें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करने की जरूरत है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उनसे बात करके ये तो यकीन हुआ कि वो कोई और फैक्शन या PMLN शायद ग्रुप या इस तरह का कुछ नहीं बनाने वाले। लेकिन ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, मुझे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लगती है कि एक तरफ हुकूमत भी आपके इख्तियार में है और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के कोर इश्यूज पर बात करें जो कि कोई भी हुकूमत नहीं करना अफोर्ड नहीं कर सकती, और इतनी गुंजाइश सियासी जमातों में होनी ही चाहिए। जी जावेद साहब, आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं अमार साहब की जिस तरह से इन्होंने बात की कि लाए थे कश्ती तूफान से निकाल के, ये जो, लेकिन वो कश्ती जो है ना सिर्फ माशी तौर पे हचकोले खा रही है, उसके हचकोले जो हैं उसके अंदर से भी नजर आ रहे हैं, उसमें छेद भी नजर आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से आपने शाहिद खान अब्बासी साहब की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इंटेंशनली है, लेकिन इस चीज को बाय मेरा ख्याल से अभी शायद ना किया जा सके। लेकिन अगली बात ये है कि जनाब वो खान साहब ने तो पिछले दिनों कहा नेशनल असेंबली की जब ये सीटें खाली हुई कि मैं 33 हलकों से खड़ा हो जाऊंगा। उन्होंने उन्होंने कहा कि आपके जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा ठहर जा, 33 नहीं, फिर मैं मजीद भी वो कर रहा हूँ इस्तीफे कबूल। उन्होंने पकड़ के 80 इस्तीफे कबूल कर। अब खैर अभी तक ये नहीं आया कि मैं 80 जगहों से लड़ूंगा। वैसे यहाँ मैं साहब, वो स्पीकर साहब जो है ना, वो 35-35 करके जो है वो कबूल कर रहे हैं इस्तीफे, और 35 पंक्चर का बड़ा हमारे यहाँ शोरा रहा है। तो मुझे तो लगता है वो खान साहब को ट्रोल तो नहीं कर रहे इस तरह से। ये लग और उसका भी खान साहब ने तो खैर जवाब दे दिया था कि मेरा, उन्होंने अब भी यही कह देना कि ये एक सियासी बयान। तो अमार साहब ये बताएं कि ये
पीडीएम का जो नी जर्क जो रिएक्शन आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम तो इसमें इनके इलेक्शनों में नहीं लड़ेंगे। साथ ही आपकी पीपल्स पार्टी इनके साथ थी, उन्होंने कहा हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये रोमांस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या? और आगे से आपके मुनर्रफीन भी बैठे हैं, ये रोमांस क्यों खत्म हो रहा है पीडीएम का? इनके दरमियान से इस तरह से दरारें क्यों आ रही हैं? जरा जल्दी आ रही हैं, आनी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इलेक्शन ईयर में ये दरारें आनी थी पीडीएम में, जरा जल्दी नहीं आ रही। मुझे बहुत खुशी है कि जावेद साहब आपने मुझसे सवाल किया। मैं आपके इल्म, दानिश और तजुर्बे का बहुत कायल हूँ और सवाल भी बिल्कुल दुरुस्त है आपका। और पीडीएम के अंदर दरारें आ रही हैं, मेरे ख्याल में मैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सोचता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरे ख्याल में सारी सियासी जमातों को, जो अपने आप को जमहूरी सियासी जमातें कहती हैं, उन सबको एक बात पता है कि अगर उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से रत्ती भर भी डिविएट किया तो फिर उसके बाद इमरान खान संभाला नहीं जाएगा। और इमरान खान अगर पूरी शिद्दत के साथ दोबारा आया तो फिर इनमें से कोई जमात नहीं बचेगी। यही खौफ एमक्यूएम का भी है। एमक्यूएम के वफाकी हुकूमत से एक नहीं 1000 इख्तलाफात है, लेकिन आपने देखा कि वो अभी भी, और हमेशा ये एमक्यूएम हमेशा ये होता है कि जब कोई हुकूमत बिल्कुल जाने वाली होती है, मुद्दत पूरी होने वाली होती है, तो एमक्यूएम अपने सियासी बयानियों को बरकरार रखने के लिए उस हुकूमत से निकल जाती है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें माजी के तजुर्बात को जहन में रखा जाए तो एमक्यूएम को निकल जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस वक्त दस्तो गिरेबान होना चाहिए और जेयूआई और आसिफ जरदारी की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जानी चाहिए। वो नहीं हो रही क्योंकि इन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि हमने जरा सा भी यहाँ से अपनी पोजीशन से हिले इमरान खान को मौजूदा सूरत हाल में, जबकि वो इतना ताकतवर हो गया हुआ है, उसको जरा स्पेस दी तो इन सब जमातों का इस्तेहकाम और वजूद खतरे में पड़ जाएगा। जहां तक सियासी बयानबाजी का ताल्लुक है तो सियासी बयानबाजी तो जाहिर है होती रहेगी। ये सारी जमातें अब कोई नेचुरल इनका इत्तेहाद नहीं है, ये बिल्कुल अननेचुरल है। ये सिर्फ एक नुक्ते पर मुत्तहिद है और वो नुक्ता इमरान खान है। जैसे ही वो नुक्ता मंजर से हटेगा, इनके अपने अपने सियासी नजरियात, इनके अपने अपने सियासी मफादात, मकासद हैं, तो ये फिर उन मकासद पर आपस में लड़ेंगे, जो कि कोई इतनी गैर जमहूरी बात भी नहीं। जरूर होना चाहिए, पार्टियों में इख्तलाफात होने चाहिए। सारी पार्टियां एक जैसा ना सोच सकती हैं ना एक जैसा काम कर सकती। यानी कि दरिया से भी लड़ना है और कश्ती भी बचानी है, ये इस किस्म की सूरत हाल यहाँ बहरहाल आजकल तो ये लग रहा है कि ये देखिए ना कितना, मतलब मैं शहबाज शरीफ साहब ने जो स्लोगन कॉइन किया ना, मैं उसका बड़ा सख्त खिलाफ कि ये जो हमने रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान करते हैं। जब लोग इस तरह की बातें करने शुरू करते हैं ना तो मुझे ताहिर अल कादरी साहब बहुत याद आते हैं। उन्होंने भी वो नारा लगाया था, सियासत नहीं रियासत बचाए। दूसरी बात ये है कि इनसे कोई माशी तौर पर रियासत भी बच नहीं रही और अपनी सियासत का भी जो है वो बेड़ा गर्क कर देना, ये किस तरह की दानिशमंदी का फैसला है। और इस पर फख्र करना और इसको स्लोगन की सूरत में पेश करना, ये तो बहुत अहमकाना सी बात है। अमार साहब ये बताएं कि ये अब जो सदर अलवी साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लेके बैठे हैं हाथ में, और कोई भी अच्छा मौका देख के उन्होंने किसी भी वक्त मूव कर देनी है। मिनी बजट भी आने वाला और मिनी बजट के दरमियान तो नहीं कर सकेंगे, वो तो एक शिक होती है कि बजट के दिनों के दरमियान ये नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मूव होते। सदर साहब इधर से एमक्यूएम के भी हचकोले हमें नजर आ रहे हैं, वो भी कभी क्या बयान दे रही है कभी क्या दे रही है। खैर आपने अभी क्लेरिफाई किया कि ये वो हिलने वाले नहीं है, वो अपनी कोई ना कोई अपनी इनके सामने पेश कर देंगे, कोई अपनी जो वो चाह रहे होते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि उनकी कोई ना कोई जो उनकी ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। आप ये बताएं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो अगर ये पेश करते हैं 172 का फिगर जो है, ये बगैर जो मुनहरफीन के पीटीआई के जो बैठे हैं उसके बावजूद उनके उसके बगैर पूरा कर लेंगे नेशनल असेंबली में? अच्छा, जो आपका पहला सवाल है उसका जवाब जो है ना,
मेरे से ज्यादा बेहतर आप खुद दे सकते हैं। मुझे किसी ने बताया, मुझे बिल्कुल इसके बारे में हतमी इत्तला नहीं है, वो ये है कि अगर असेंबली में इतने ज्यादा लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हो तो उस सूरत में सदर मुमलिकत जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकते। मैं हतमी तौर पे नहीं कह रहा कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है, आप मुझे प्लीज मेरी इस सिलसिले में रहनुमाई कीजिए। दूसरी बात ये है कि ये सारे इतनी शिद्दत से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर से एक आदमी भी कोई साइड पे होगा। हालांकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं कि उनके दरमियान किसी किस्म का तालमेल हम सोच ही नहीं सकते। सबसे बड़ी मिसाल तो जाहिर है बैठे हुए हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, एक मकसद के लिए इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बाहम शीरो शकर, शहबाज शरीफ की हुकूमत, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा। ये कभी किसी ने तस्वुर किया था इस समाज में? लेकिन बहरहाल वो हो रहा है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि desperate situations call for desperate measures। यस यस बिल्कुल एक नुक्ता है और वो नुक्ता इन्हें जोड़े हुए है। जिस वक्त इनमें से कोई एक हिला, उन सबको पता है, उन सबको खसो खाशाक की तरह खान साहब ने बहा कर ले जाना। तो मुझे आप ये बताएं, आखिर में अब हम तकरीबन वक्त के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये जो नाअहली की तलवार लटक रही है इमरान खान साहब के ऊपर, कई किस्म के केसेस हैं उनके ऊपर अदालतों में भी, इलेक्शन कमीशन में भी, आपको वो अगले इलेक्शन का हिस्सा नजर आते हैं? और इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट का क्या प्लान है? अब तो इमरान खान साहब ने खुल के कह दिया है कि जी नई जो क़यादत आई है फौज की, वो भी हमें न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। अच्छा देखिए, अब जो इस हम सहाफियों को इस बात की इजाजत और इदराक होता है कि गुज़िश्ता एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया। इस वक्त जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट कर रही है उसका इदराक और इल्म हमें 3 साल के बाद हो, फिर उसके बाद हम अमूमन मुंह खोलकर बात कर सकते हैं। उससे पहले हम इतनी तवानाई से बात नहीं कर सकते। जो खान साहब के बयानात है ना, वो उसके अंदर एक इजहार तासुफ भी मिलता है और कहीं कहीं उम्मीद का चिराग भी जलता नजर आता है जब वो कहते हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं। तो वो मुझे एक शेर याद आता है, वो है कि ठोकरें मार के महफिल से उठाते हैं मुझे लोग, और एक पांव से दामन भी दबा रखा है। खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला कुछ इस तरह का है आजकल। हाँ, लेकिन मैं अब इसमें ना बहुत सारी गुफ्तगू जो होती है वो सुनी सुनाई बातों पर होती है, सीना गजट पे होती है। किसी ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात बताई या आपको बात बताई, इस तरह हम चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं। तो 2-3 बातें जो सुनी सुनाई हैं, लेकिन वो जो किसी ने कहा था कि पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर अफवाहें अमूमन हकीकत साबित होती हैं, तो वो उसी तरह की अफवाहें। किसी ने इमरान खान साहब को गारंटी किसी स्टेज पे दी हुई है कि आपको भुट्टो नहीं बनाया जाएगा, और हो सकता है उससे बुरा हाल करना मकसूद हो, लेकिन भुट्टो कम से कम नहीं बनाया जाएगा। तो वो जाहिर है एक सेफर एंगल से इमरान खान साहब खेल रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि नाअहली सियासतदान के लिए, नाअहली के लिए इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ता। हमने देखा जावेद हाशमी को, शेख रशीद को और राना सनाउल्लाह को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को नाअहल करना कोई इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ। और किसी के ऊपर क्लाशनकोफ डाल दी, किसी पे हीरोइन डाल दी। इमरान खान साहब के बारे में वो मिसरा है ना कि किसी के हाथ मुसलसल बचा रहे हैं इसे। तो वो इमरान खान साहब जो है ना, वो चाहे किसी जज की तौहीन करते हैं, चाहे फॉरेन फंडिंग का मामला हो, चाहे अभी देखिए कल जो उन्होंने एतराफ किया कि शौकत खान के पैसे उन्होंने लगा दिए कहीं किसी हाउसिंग स्कीम में और उसमें घाटा हो गया, तो वो बड़ी तकलीफ की बात है। मैं आप जैसे लोग जो 10-10 रुपए का टेक्स्ट मैसेज करते रहे कि वो एक मासूम सा बच्चा हमें दिखाया जाता रहा कि कैंसर ज़्यादा है और उसके इलाज के लिए फौरी तौर पे पैसे चाहिए, तो हम तो उसी तरह करते रहे। हमें क्या पता वो पैसे खान साहब किस तरह इस्तेमाल करते रहे। तो मुझे चूंकि खान साहब सिर्फ इस गुमान पर कि खान साहब अभी तक इन तमाम सूरत हाल के बावजूद ऐसे नाअहल नहीं हुए और उनको मुस्तकबिल में भी मुझे नाअहल होते नहीं नजर आ रहे।
और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका जरूर दिया जाए, मैदान में वो जो कुछ काम कर सकते हैं पॉलिटिकली वो उन्हें जरूर कर देना चाहिए। किसी को जेल में बंद कर देने से तो सियासी मसाइल हल नहीं होते, कभी भी नहीं हुए, ना भुट्टो के हुए, ना नवाज शरीफ के हुए, ना किसी और के हुए। वो उन्हें बिल्कुल खुल के खेलने की इजाजत देनी चाहिए। आगे बाकी जमातों की पॉलिटिकल क्लाउट है, वो लड़ सकते हैं, इमरान खान साहब से तो जरूर लड़ना चाहिए, नहीं लड़ सकते तो फिर घर बैठ जाना चाहिए। तो खान साहब थोड़ी की सी इजाजत फिर मीलें नवाज और शरीफ साहब को, जी जावेद साहब आप। मैंने कहा थोड़ी सी इजाजत, अगर इतनी ये सिलसिला चल रहा है, थोड़ी सी इजाजत फिर नवाज शरीफ साहब को भी दे दें, उन्हें भी वापस आने दें और खुल के खेलने दें। अच्छा, मैं वैसे एक मेरे पास इत्तला है और काफी कंफर्म जराई से इत्तला है, वो ये है कि मार्च के पहले 10 दिन के अंदर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। और ये बात समझ भी इसलिए आती है कि फिर पंजाब की कैंपेन करनी होगी। ये बड़ा अलमिया है नून लीग का कि उन्हें कैंपेन करने के लिए जिन लोगों की जरूरत होती है, बाद में हुकूमत करने के लिए उन्हीं लोगों से वो जान छुड़ाते फिरते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और ये तरीके इंसाफ के लिए भी सही है कि उनकी वो जो नजरियाती लोग कहलाते हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं और दूसरे लोग जो हैं आजकल कौन से नजरियाती लोग हैं, 2-4 का नाम तो बता दें यार। जो है वो नजर आते हैं। बहरहाल अगर वाकई जो खबर आपने जाते जाते दी है, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो फिर मैदान जो है वो किसी और तरह से सजेगा। और जहां से हमने बात शुरू की थी कि फिर सियासत में तलातुम कुछ और तरह का होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल जो है आज की गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। अमार साहब, वक्त देने के लिए आपका और जावेद साहब का बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एएसएम टुडे के नाम से यूट्यूब पर अपना कंटेंट भी पोस्ट करते हैं। हफ्ते के 5 दिन सोमवार और मंगल को आप हमें नया दौर पर देखते हैं, तो आप हमें वहां भी सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक जुमला अगर मैं कह सकूं। जी जी। अच्छा, मैं जो हमारे नाजरीन हमें सुन रहे हैं, तो वो जाहिर है हम यूट्यूब पर सारा दिन वीलॉग सुनते हैं और हर सहाफ़ी का कोई अपना अपना नुक्ता नज़र और टिल्ट होता है। आपका जो चैनल है एएसएम जो है वैसलीन वाला, उसमें बाज़ औक़ात जब आदमी बहुत समझदारी की बात सुनना चाहे तो फिर वो चैनल आदमी सुनता है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इसके लिए मैंने खास तौर पे दरख्वास्त की थी अमार साहब से कि जाते जाते आपने ये जरूर कहना है हमारी तारीफ में। तो और इसके पैसे भी आपने देने थे। आपका शुक्रिया। और कल किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।